हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं शत्रुघ्न मिश्रा, एडिटर टारगेट टाइम्स, अपने नए चैनल टारगेट टाइम्स में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि भारतीय संविधान या पॉलिटी पर मैंने 4-5 लेक्चर, वीडियो लेक्चर अभी तक दिए हैं, जो टारगेट एकेडमी के नाम से था। अब इस नए चैनल पर मेरा पहला लेक्चर है और शुरुआत करने से पहले, जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 अर्थात संघ एवं राज्यों का मैं परिचय देने चल रहा हूँ। इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि टारगेट टाइम्स द्वारा इस विषय पर 2 पेपर प्रकाशित किए जा चुके हैं। एक भारतीय संविधान जो डिस्क्रिप्टिव है, 16 पेज का है, और एक ऑब्जेक्टिव है जो 24 पेज का है। ये दोनों मिलाकर एक प्रतियोगी परीक्षा, IAS, PCS, SSC, रेलवे या TT, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें प्रश्नों को अधिकांशतः कवर कर लेती हैं। तो इसके बारे में हम बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। आइए अपने हम मुख्य विषय पर चर्चा करें। हम भारतीय संविधान के बेसिक परिचय देते समय इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, लेकिन उसमें केंद्र की प्रबल भूमिका है। आज हम एक व्यवस्थित तरीके से संघ और राज्यों का परिचय देंगे, जिसका उल्लेख भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में है। भारतीय संविधान की मूल संरचना में विद्यार्थियों 22 भाग, 8 अनुसूची एवं 395 अनुच्छेद थे। आज अनेक संशोधनों के बाद हमारे संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूची एवं लगभग 450 अनुच्छेद। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि भाग की संख्या बढ़कर 25 हो गई है, जैसा कि भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें ए जोड़ देने से, जिसमें मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। इस प्रकार अगर हम जोड़ें तो 25 मान सकते हैं, लेकिन परीक्षा प्रश्न में निर्णायक उत्तर हमारा 22 ही माना जाता है। तो आइए हम पाठ की मूल विषय वस्तु को समझते हैं। भारतीय संविधान में संघ और राज्य भाग 1 में पहली अनुसूची में भी संघ और राज्यों का परिचय दिया गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संघ और राज्यों पर और इनके संबंधों पर हमारी संविधान सभा में काफी स्पष्टता है। भारतीय संविधान में संघ के लिए अंग्रेजी भाषा में हमारे संविधान में प्रयुक्त शब्दावली यूनियन है, जबकि हम देखें ये अमेरिका में प्रयुक्त शब्दावली फेडरेशन है। अमेरिका की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दुनिया का पहला फेडरल अर्थात संघात्मक संविधान बनाने वाला देश अमेरिका है, इसलिए अमेरिका की चर्चा भी जरूरी है। भारतीय संविधान जिसकी मूल संरचना अंग्रेजी भाषा में हुई, उसके अनुच्छेद 1 को आइए देखते हैं, जिसे हम आर्टिकल 1 कहते हैं। आर्टिकल 1 में कहा गया है, इंडिया अर्थात नाम पहली लाइन में है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस लाइन से इसको 2 हिस्सों में हम पढ़ सकते हैं। पहला है इंडिया दैट इज भारत, अर्थात ये हमारे देश के संवैधानिक नाम को सूचित करता है। एक रोचक सवाल भी उठता है कि आखिर इंडिया और भारत, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया आधुनिक नाम है, भारत एक प्राचीन नाम है। हमारे देश का प्राचीन ज्ञात नाम भारत है, जो आर्यों के प्रसिद्ध कबीले
भरत कबीले के नाम पर पड़ा था। एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि कोई भी व्यक्ति जब नामकरण की शुरुआत करता है तो प्राचीनतम नाम को ही शुभ के रूप में स्वीकार करता है। आखिर बात क्या थी जो हमारी संविधान सभा में इसको लेकर मतैक्य नहीं था। संविधान सभा के सदस्य बटे थे, सबके अलग अलग व्यूज थे। कोई आधुनिक नाम इंडिया तो कोई प्राचीन नाम भारत के पक्ष में था। अंततः संविधान सभा ने इन दोनों नाम को जोड़कर एक नाम स्वीकार किया। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से कहें तो अवश्य ही हमारे देश का प्राचीनतम नाम भारत है, जो आर्यों के एक कबीले पर आधारित। भारत के बाद हमारे देश का नाम इंडिया पड़ेगा, जो यूनानियों ने दिया इंडस नदी के आधार पर, और फिर बाद में हिंदू, जो सिंधु से बना, फारस के लोगों ने दिया नाम। लेकिन अगर हम कहें स्वतंत्र भारत के बाद हमारे देश का एक लीगल डॉक्यूमेंट में संवैधानिक नाम क्या है तो हमें पूरा नाम लिखना पड़ेगा। राजस्थान की परीक्षा में प्रश्न आया था, इस तरह था, हमारे देश का नाम है ए इंडिया, बी भारत, सी हिंदुस्तान और डी विकल्प था इंडिया दैट भारत। तो बच्चों ये डी विकल्प ही उत्तर हमको टिक करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमारे देश का संवैधानिक नाम हुआ इंडिया दैट भारत। एक बात और भी थी, जो इंडिपेंडेंस ट्रीटी हुई थी भारत के नेताओं से, जो ब्रिटिश सरकार के बीच आजादी के समय समझौता हुआ था, उसे हम इंडियन इंडिपेंडेंस ट्रीटी के नाम से जानते हैं, जो ब्रिटिश सरकार ने जो 18 जुलाई को अंतिम रूप से स्वीकृत हुआ था, 18 जुलाई 1947, उसमें प्रयुक्त नाम इंडिया, अर्थात भारत ने इंडिया को आजाद किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में हम संस्थापक सदस्य, ब्रिटिश सरकार ने हमें सदस्य बना दिया 24 अक्टूबर 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी इंडिया नाम से की जाती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इंडिया नाम सबसे पहले हमारे संविधान में प्रयुक्त किया गया। आइए हम देखते हैं, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट स्पष्ट है, यूनियन ऑफ स्टेट राज्यों का संघ होता है। यह संविधान से युक्त राज्यों के बीच एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है। विद्यार्थी यहाँ स्पष्ट कर दें कि हमने यूनियन शब्द को चुना है, फेडरेशन शब्द को नहीं चुना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता है, उन्होंने इस विषय पर कहा था कि अमेरिकियों को अपने अविनाशी संघ को सिद्ध करने के लिए गृहयुद्ध तक लड़ना पड़ा। अर्थात अमेरिका का संविधान जब बना था तब उसमें राज्यों को केंद्र के समान अधिकार दिए गए, राज्यों को विशेष महत्व दिया गया, अर्थात राज्यों ने संघ को शक्तियां दी थी। ऐसी स्थिति भारत में हमने यूनियन टर्म को कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया। इसके दो अर्थ हैं। पहला, भारत का संघात्मक संविधान केंद्र और राज्य के बीच समझौते का परिणाम नहीं। दूसरा, भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है वह अविनाशी है। राज्य कभी संघ से विलग नहीं हो सकते। सार में, संक्षेप में हम बता दें कि भारत का संघात्मक संविधान केंद्र और राज्य दोनों कम या प्रोपोर्शनली पावर्स सीधे देता है। राज्य के केंद्र के अधीन न तो राज्य है और न ही राज्य दयनीय दशा में।
विशेष राजनीतिक दशाओं के कारण यह बात अलग है कि हमारे यहाँ केंद्र को शक्तियाँ अधिक हैं और राज्यों को शक्तियाँ कम हैं। और अब तो सहकारी संघवाद की अवधारणा को हम पिछले 6 वर्षों से बढ़ा रहे हैं। अब बच्चों, यहाँ पर प्रश्न आता है परीक्षा में, उसकी चर्चा हम अवश्य करते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? व्हाट इज नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? उसमें विकल्प प्रायः ये संघात्मक, एकात्मक, अर्धसंघात्मक, ऐसा संघात्मक संविधान जिसमें केंद्रीय तत्व अधिक। तो यहाँ हमारा उत्तर डी हो जाएगा, ऐसा संघीय संविधान जिसमें केंद्र की अधिक। अब हम देखते हैं कि संघात्मक संविधान के कुछ लक्षण होते हैं। प्रायः संविधान विशेषज्ञों ने संघात्मक संविधान के 4 लक्षण बताए। देखिए, एक संघात्मक संविधान में कम से कम 2 प्रकार की राज्य इकाइयां होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक केंद्र मान लें और दूसरा प्रांत। ऐसा ही तो अमेरिका में है और ऐसा ही तो भारत में है। भारत में एक केंद्र है और एक प्रांत भी है। और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्ति का विभाजन। ये बात अलग है कि अमेरिका में यह शक्ति का विभाजन समान रहा और भारत में यह असमान है। यह प्रोपोर्शनल है, अनुपातिक है। और इसका उल्लेख स्वयं संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए 3 अनुसूचियां बनाकर की गई। एक लिखित संविधान। लिखित संविधान का पहला उदाहरण अमेरिका है, जैसा कि आप सब जानते हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो भाई, संविधान केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, इसको लिख लिया जाए, इसलिए लिखित संविधान की आवश्यकता है। और अगर इन केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन, अधिकारता को लेकर कोई विवाद है, तो उससे संबंधित न्यायालय की प्राधिकार भी होना चाहिए, न्यायालय की सर्वोच्चता भी होनी चाहिए। अमेरिका में न्यायालय सर्वोच्च है, वहाँ फेडरल कोर्ट है। भारत में सुप्रीम कोर्ट यद्यपि संविधान के अधीन काम करता है, लेकिन उसे अपने न्यायिक शक्तियों के निष्पादन में, इंस्टीट्यूशन में सुप्रीमेसी प्राप्त है, अर्थात उसे चुनौती हम नहीं दे सकते, संसद उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस प्रकार ये चारों लक्षण हमारे संविधान में मौजूद हैं, लेकिन एक अंतर है कि अमेरिका के समान केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन समान नहीं। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम इसके 4 अनुच्छेदों को मुख्य बातें समझ लेते हैं। इसका जो पहला अनुच्छेद है, जैसा कि अभी हमने बताया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यह हम लोग समझ। इसके दूसरे अनुच्छेद में संसद को, पार्लियामेंट को, नए राज्यों के प्रवेश, उनकी स्थापना से जुड़ी शक्तियां दी गई। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। और संसद यह सामान्य बहुमत से कर सकती है। इसके लिए न तो किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता है और न ही विशेष बहुमत की आवश्यकता है। और इसी शक्ति के आधार पर स्वतंत्रता के बाद नए राज्यों का जब पुनर्गठन किया गया तो राज्य जोड़े। अनुच्छेद 3 में संसद को किसी राज्य में से, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, इसमें से उसका राज्य क्षेत्र अलग करने, जैसा कि हमने उत्तराखंड अलग करने या मिलाने या सीमाओं या उसके नाम या क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। प्रायः संसद नए राज्यों का निर्माण इसी अनुच्छेद से प्राप्त शक्ति के आधार पर करती है।
अनुच्छेद 4 में यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संसद के संशोधन की शक्ति है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की पृथक आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अनुच्छेद 2 एवं 3 के शर्तों के अधीन रहते हुए संसद नए राज्यों के निर्माण से जुड़े निर्णय ले सकती है। लेकिन विद्यार्थियों यहाँ हम बता दें कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो संविधान पर किसी विषय पर निर्धारण की अंतिम अथॉरिटी मानी जाती है, री बेरुवारी के केस में यह प्रश्न आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यदि संसद किसी राज्य क्षेत्र को अन्य को देना चाहती है, अन्य देश को देना चाहती है, जैसा कि हमने कुछ बांग्लादेश को दिया, कुछ पाकिस्तान के हिस्से को दिया जो सीमाई विवाद थे, तो उसके लिए संविधान संशोधन आवश्यक है। तो इस संदर्भ में री बेरुवारी के क्षेत्र को, जो बंगाल का क्षेत्र था, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था, जिसे पाकिस्तान को जब पूर्वी बंगाल था, बांग्लादेश नहीं बना था, तो उसे देने के लिए हमें नवा संविधान संशोधन भी करना। इस प्रकार भाग 1 जो संघ राज्य का विवरण देता है, इसमें प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए, अन्य आधारों को देखते हुए नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है संसद कर सकता है। इसके कुछ परीक्षा प्रश्नों की ओर चला जाए जो काफी महत्वपूर्ण है। जैसे जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद संघ और राज्यों की स्थिति क्या थी, तो सबसे पहले तो हम देख लें आज हमारे यहाँ कितने प्रांत हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश। अभी कुछ समय पहले तक 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। इस 29 राज्य में जम्मू कश्मीर भी शामिल था। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 में दिया गया। 5 अगस्त 2019 को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर देने से एक राज्य समाप्त हुआ और राज्यों की संख्या हो गई 28। लेकिन जो एक राज्य जम्मू कश्मीर था, इसे हम 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में बदल दिए, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 9। लेकिन अभी हाल ही दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश से दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे से हटा दिया गया। तो अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 8। राज्यों के पुनर्गठन के बाद अर्थात नवंबर 1956 में स्थिति यह थी कि भारत में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत के कई राज्यों का जन्म आजादी के बाद हुआ, जैसे पंजाब हरियाणा, पंजाब को विभाजित करके हरियाणा ये 66 में हुआ। इस प्रकार नए राज्य बनते रहे। यहां एक करंट मुद्दे को भी शामिल कर लें। आज भी हमारे देश में कई राज्यों नए राज्यों की मांग उठ गई। जैसे उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है। बुंदेलखंड जो 7 जिले हैं, इसमें काफी पिछड़ा माना जाता है। पूर्वांचल को लेकर अलग राज्य बनाने की बात चल रही है। महाराष्ट्र में विदर्भ, कर्नाटक में पूर्व और असम में बोडोलैंड, प्राय सब
नए राज्यों की मांग उठती रहती है और ये निश्चित रूप से संसद उचित आधार पर इससे संबंधित निर्णय लेती है। अब हम परीक्षा से जुड़े कुछ प्रश्नों को जो पिछले कुछ वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए हैं इंगित कर दें अपने इसी टारगेट टाइम्स पेपर के माध्यम से वे प्रश्न प्रायः क्या पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, राज्य और क्षेत्र में से पहला प्रश्न है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। 4 विकल्प है, संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो बच्चों बताओ, आप समझ गए होंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ए, संसद। और संसद में 3 अंग होते हैं। आर्टिकल 79 के अनुसार लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आइए एक प्रश्न फिर देखते हैं, ठीक है, कि नए राज्यों का निर्माण किस आधार पर होता है। सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन, उपरोक्त सभी। उत्तर क्लियर है, पहला सामान्य बहुमत से ऐसा प्रश्न होता है। अब एक ऐसे कई सवाल हैं जो इस 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को ये कवर करते हैं, ठीक है। आइए कुछ प्रश्न 1-2 और लेकर हम आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे भारत में एक प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कॉन्फेडरेशन और राज्यों का यूनियन। तो शब्द स्पष्ट है कि क्या प्रयुक्त हुआ है, इंडिया दैट इज भारत से यूनियन ऑफ स्टेट। और फिर एक प्रश्न और हम देखते हैं, ठीक है, कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है। भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, संसद। अब इसी से जुड़ा हुआ कुछ और पक्ष हैं जिन्हें देख लिया जाए। पहला पक्ष ये है कि संघ एवं राज्य के संघ का तात्पर्य केंद्र शासित क्षेत्र से, राज्य का अर्थ प्रांतों के क्षेत्र से, और ऐसे भी क्षेत्र भारतीय संघ में शामिल माने जाते हैं जो समय समय पर या तो संशोधन के द्वारा या सैन्य राजनीतिक कार्रवाइयों के द्वारा हमारी सीमा में शामिल किए। जैसे 1956 में पांडिचेरी को शामिल किया गया, 1961 में गोवा को शामिल किया गया। तो ये सब क्षेत्र भारतीय संघ क्षेत्र के, भारतीय राज्य संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से होते हैं। यहां पर संघ और राज्य दो संविधान द्वारा क्रिएटेड, सृजित, दायित्व निभाने वाली एजेंसियां। इस रूप में हम लें, संघ एक बड़ी एजेंसी है और राज्य उससे कम शक्ति प्राप्त एजेंसी है, लेकिन इन दोनों को संविधान की भावना अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने के अनुसार ही कार्य करना है। अब संघ और राज्य में ये जो राज्यों का सिस्टम है, इनका गठन है, इनका नामकरण है, ये सब कैसे होता है, यह भी एक महत्वपूर्ण होता है। विद्यार्थियों, पहले राज्य कई वर्गों में, जैसा कि आप सबको पता है, एक श्रेणी थी देशी रियासतों के राज्य, एक था ब्रिटिश प्रांत, ये 2 मुख्य थे। और इसके बाद भी कई राज्य आजादी के बाद A, B, C, D वर्गों में बैठे। प्रश्न आया, राज्यों का पुनर्गठन कैसे। इन सब जटिलताओं को हटाकर राज्यों को 2 श्रेणियों में आगे चलकर सूचीबद्ध किया गया है। स्थिति आज भी है, जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र शासित और एक राज्य क्षेत्र।
हमारे यहाँ इस समय देख सकते हैं, अभी चर्चा हुई 28 प्रांत हैं और दमन द्वीप को मिलाने के बाद 8 केंद्र शासित। इस प्रकार पुनर्गठन पर, राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर, भौगोलिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर या अन्य कोई आधार अपनाया जाए, उस समय बड़ा मतभेद था और एक गंभीर चुनौती भी थी। राज्यों के पुनर्गठन के लिए कई आयोग गठित किए और इसको बहुत संक्षेप में हम टारगेट टाइम्स में समझा चुके हैं। जैसे कि सबसे पहले इसके लिए धर आयोग गठित किया गया। राज्यों के पुनर्गठन के लिए यस के धर आयोग सबसे महत्वपूर्ण आयोग है, ये गठित किया गया और उस समय भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग विशेषकर आंध्र प्रदेश में प्रबल होती जा रही है। प्रदर्शन और हिंसा का दौर। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये सब भी परेशान थे कि आखिर क्या करें। 1948 में धर आयोग ने एक व्यापक रिपोर्ट पेश किया और इस बात को कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। इन्होंने साफ साफ ये लिखा, देखिए स्पष्ट है कि भारतीय राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाए। भाई क्या हुआ, आंदोलन और तेज हो गया और उस समय श्री रामल्लू, पोट्टी श्री रामल्लू ने आंदोलन किया। एक आंध्र प्रदेश में काफी इनका आंदोलन, इनका नेतृत्व चर्चा में रहा और इस दौरान इनकी मृत्यु। परिस्थितियां इस प्रकार होती गई कि अंततः आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित करने का निर्णय लिया गया। प्रश्न ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। इसके बाद इस संदर्भ में JBP आयोग भी गठित किया गया। जवाहरलाल नेहरू और पटेल और पट्टाभ सिद्धारमैया, पटेल पट्टाभ सिद्धारमैया, इस प्रकार इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को उचित नहीं। आगे चल करके 1953 में हजरत अली आयोग गठित किया गया और इन्हीं की सिफारिश पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। अधिकांश ज्यादातर हमारे राज्यों का गठन आज इन्हीं राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। तो इस प्रकार संघ एवं राज्य के इस विषय पर सबसे महत्वपूर्ण सार तत्व को एक बार फिर आपके समक्ष लावे। भारतीय संघ अविनाशी राज्यों का एक, भारतीय संघ में केंद्रीकरण की प्रक्रिया है। भारतीय संघ में राज्य को विलग होने का अधिकार नहीं और भारत में राज्य के नाम, सीमा परिवर्तन में राज्य के निर्माण की शक्ति संसद को दी गई। और आज इस विषय पर, वैसे तो इस विषय पर और डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से हमने सभी पक्षों पर अपनी राय रखी। जो कुछ भी ऐसा लगता है समीक्षा करने के बाद मुझे कि इसमें कुछ कमी रह गई, तो आगे मैं जब क्वेश्चन बैंक कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगा, तो उसमें उन विषयों को मैं शामिल करूंगा। धन्यवाद।
कितने मिनट